बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की 10th एपिसोड के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉपिक आज मैंने आपके सामने प्रेजेंट करना है उसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है और उस प्रेजेंटेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। इस नशिस्त में हम पाकिस्तान की आईनी तारीख के एक और इंतहाई अहम अदालती केस यूसुफ पटेल केस को डिस्कस करेंगे। हमने गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस किया कि पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का फैसला देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो सेक्शन 223A ऐड हुआ था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, कालादम करार दे दिया। और उसकी वजह यह बताई गई कि जो सेक्शन 223A था, जिस एक्ट के तहत यह ऐड हुआ, उस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो पास कर दिया था लेकिन उस पर गवर्नर जनरल की असेंट नहीं थी। अब कहने के तो ये एक फैसला था, लेकिन इससे एक ब्रॉडर प्रिंसिपल सेटल हो गया कि वो तमाम लॉज जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास कर चुकी थी लेकिन उस पर गवर्नर जनरल के साइन नहीं थे, वो तमाम लॉज इनवैलिड हो गए। और ऐसे बहुत सारे लॉज थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास कर चुकी थी लेकिन उस पर गवर्नर जनरल के साइन नहीं थे। इसकी वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्राइसिस पैदा हो गया। उसकी वजह यह थी कि इनमें कुछ लॉज ऐसे भी थे जिनके तहत पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स या प्रोविंशियल असेंबलीज कह लें, उनकी कंपोजिशन और पावर्स चेंज हुई। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पहले पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की तादाद 69 थी, जो बाद में बढ़ा के 79 कर दी गई। पाकिस्तान में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन हुए 1951 में, पंजाब और NWFP में हुए, 1953 में सिंध में हुए, 1954 में ईस्ट बंगाल में हुए। तो इनमें वो लॉज भी शामिल थे जिनके तहत ये इलेक्शंस हुए, जिनके तहत ये सीटों में तब्दीलियां की गई। तो जब वो लॉज इनवैलिड हो गए तो उनके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे ये सारी असेंबलियां अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। इन असेंबलियों के बनाए हुए लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। इसी तरह पाकिस्तान में पहले फेडरल कोर्ट नहीं था। जब पाकिस्तान बना, फेडरल कोर्ट के कयाम का ऑर्डर जो हुआ वो 23 फ़रवरी 1948 को हुआ, लेकिन ये फेडरल कोर्ट फंक्शनल जो हुआ वो मई 1949 में हुआ। फेडरल कोर्ट को आज का सुप्रीम कोर्ट समझ ले। तो उससे पहले जो हाई कोर्ट्स और चीफ कोर्ट फैसला देते थे उसके खिलाफ अपील जो थी वो लंदन की प्रीवी काउंसिल में होती थी, प्रीवी काउंसिल की जुडिशल कमेटी में। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस थी। इवन फेडरल कोर्ट बनने के बाद भी कुछ केसेस ऐसे थे जिनकी अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक लॉ पास किया जिस लॉ का नाम था प्रीवी काउंसिल एबोलिशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1950। इस लॉ के तहत प्रीवी काउंसिल का दायरा इख्तियार पाकिस्तान में ऑल टुगेदर खत्म कर दिया गया और वो तमाम केसेस फेडरल कोर्ट को ट्रांसफर हो गए। लेकिन ये जो लॉ था प्रीवी काउंसिल एबोलिशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1950, इसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया था लेकिन इस पे गवर्नर जनरल के साइन नहीं थे। तो ये लॉ भी इनवैलिड हो गया मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के नतीजे में। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? अब वो तमाम प्रोसीडिंग जो फेडरल कोर्ट में हो रही थी, वो तमाम फैसले जो फेडरल कोर्ट ने किए वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। तो ये इस तरह का इतने मैग्नीट्यूड का ये क्राइसिस था। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस इशू किया जिसका नाम था इमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस 1955। इस ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नर जनरल साहब ने 4 काम किए। नंबर 1, इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 के तहत वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास कर चुकी थी, गवर्नर जनरल के साइन जिन पे नहीं हुए थे और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के नतीजे में वो इनवैलिड हो गए गवर्नर जनरल की असेंट ना होने की वजह से, इस ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नर जनरल साहब ने उन लॉज को जिनकी तादाद 46 थी, बैक डेट से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से असेंट दे दी, पास कर दिया, साइन कर दिया उन पे। दूसरा काम, इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 10 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इख्तियार अपने आप को दे दिया। He invested himself with the power to frame the Constitution of Pakistan.
तीसरा काम यह किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बनाने का इख्तियार भी इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 के तहत अपने आप को दे दिया। चौथा काम यह किया अंडर सेक्शन 6 अपने आप को यह भी इख्तियार दे दिया गवर्नर जनरल ने कि अगर वो चाहें बाय नोटिफिकेशन जो ईस्ट बंगाल है उसका नाम तब्दील करके ईस्ट पाकिस्तान रख दे, और जो पाकिस्तान का वेस्टर्न विंग था जिसमें 3 प्रोविंसेस थे, पंजाब, सिंध, NWFP, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था बलूचिस्तान का, और 10 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको भी आपस में मर्ज करके एक सूबा वेस्ट पाकिस्तान के नाम से बना सके। तो इन इख्तियारात के तहत गवर्नर जनरल जो है वो वर्चुअली पाकिस्तान का एब्सोल्यूट रूलर बन गया, किंग बन गया, बादशाह सलामत बन गया। लेकिन फिर एक और डेवलपमेंट हुई। 1952 में गवर्नर सिंध ने एक लॉ पास किया था, एक एक्ट पास किया था। इस एक्ट का नाम था सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडाज यानी रफियंस एक्ट 1952। इस लॉ के तहत अगर गवर्नमेंट का कोई शक होता किसी शख्स पे कि ये गुंडा है तो गवर्नमेंट उससे सिक्योरिटी मांग सकती थी कि भाई सिक्योरिटी दो, गारंटी दो कि आप लॉ को ब्रीच नहीं करोगे, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगे, और अगर वो सिक्योरिटी ना देता तो गवर्नमेंट उसको जेल में डाल सकती थी। इस लॉ के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाड़काना ने 3 लोग थे, एक का नाम यूसुफ पटेल था, एक का नाम आगा मोहम्मद था, तीसरे का नाम सैयद अली शाह और थिगरी शाह था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाड़काना ने इन तीनों लोगों से गुंडा होने के शक पे सिक्योरिटी तलब की। जब इन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी तो इनको जेल में डाल दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाड़काना के इस फैसले के खिलाफ ये सिंध चीफ कोर्ट में चले गए। यूसुफ पटेल जो है वो CRPC के सेक्शन 491 के तहत गया, जो बाकी 2 लोग थे वो इसी सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट के सेक्शन 17 के तहत गए, लेकिन सिंध चीफ कोर्ट ने इनकी पिटीशंस को डिसमिस कर दिया। अब सिंध चीफ कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, अपनी पिटीशंस की डिसमिसल के खिलाफ, ये तीनों लोग पहुंच गए पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट में। अब फेडरल कोर्ट में इन्होंने मौकिफ क्या अपनाया? उन्होंने मौकिफ यह अपनाया कि ये जो गवर्नर ने एक्ट पास किया था, वैसे आम हालात में गवर्नर एक्ट नहीं पास करता, ऑर्डिनेंस इशू करता है। जैसे पाकिस्तान के मौजूदा आइन के आर्टिकल 128 के तहत प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, तो गवर्नर तो ऑर्डिनेंस इशू करता है, एक्ट जो है वो लेजिस्लेचर का काम है। लेकिन ये जो सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट था, ये लेजिस्लेचर का लॉ नहीं था, ये गवर्नर का बनाया हुआ एक्ट था। अब सवाल यह पैदा होता है कि गवर्नर को एक्ट बनाने का इख्तियार किसने दिया? गवर्नर को एक्ट बनाने का इख्तियार गवर्नर जनरल पाकिस्तान ने 26 जुलाई 1948 को एक ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेक्शन 92A ऐड करके दिया, जिसमें यह लिखा हुआ था कि गवर्नर जनरल प्रोक्लेमेशन के तहत गवर्नर्स को यह इख्तियार दे सकता है कि वो लॉज भी बना सकते हैं। अब अगला सवाल, गवर्नर जनरल को यह सेक्शन 92A ऐड करने का इख्तियार किसने दिया? गवर्नर जनरल को यह सेक्शन 92A ऐड करने का इख्तियार इंडियन इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट एक्ट 1948 ने दिया। तो अगर हम इस हायरार्की को दोबारा देखें, इंडियन इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट एक्ट 1948 ने गवर्नर जनरल को यह इख्तियार दिया कि वो सेक्शन 92A ऐड कर दे। सेक्शन 92A ऐड जो गवर्नर जनरल ने ऐड किया, उसके तहत उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सिंध के गवर्नर ने यह कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट इशू कर दिया। ये जो पिटिशनर थे उनका मौक़िफ़ ये था कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट एक्ट 1948 है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो पास कर दिया है, लेकिन इस पे गवर्नर जनरल की असेंट नहीं है, गवर्नर जनरल के साइन नहीं है। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट एक्ट 1948 पे गवर्नर जनरल के साइन नहीं है, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस के नतीजे में ये एक्ट भी इनवैलिड हो गया। जब ये एक्ट इनवैलिड हो गया तो सेक्शन 92A इनवैलिड हो गया। जब सेक्शन 92A इनवैलिड हो गया तो गवर्नर का जो लॉ है, गवर्नर का एक्ट कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट, जिनके तहत उन पिटिशनर्स को डिटेन किया गया था, अपेलेंट्स को गिरफ्तार किया गया था, वो भी इनवैलिड, वो लॉ इनवैलिड हो गया, तो उनकी गिरफ्तारी भी गलत हो गई, अनलॉफुल हो गई। ये मौक़िफ़ था, ये कंटेंशन थी इन तीनों पिटिशनर्स की फेडरल कोर्ट के सामने। तो जब फेडरल कोर्ट ने, जो इसमें इस केस में रिस्पोंडेंट था वो क्राउन था,
23 मार्च 1956 से पहले पाकिस्तान एक ब्रिटिश डोमिनियन था। तो क्राउन की तरफ से, या आप समझ लें हुकूमत की तरफ से, जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए, जब फेडरल कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो इनवैलिड हो गया और उसके तहत सेक्शन 92A भी इनवैलिड हो गया, फिर कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट भी इनवैलिड हो गया, तो इनकी गिरफ्तारी तो फिर इलीगल है। तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि जनाब, जो गवर्नर जनरल साहब हैं, उन्होंने इमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस 1955 के तहत उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1948 को और 45 और लॉज को भी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से असेंट दे दी है। अब वो लॉज वैलिड हो गए हैं। अब फेडरल कोर्ट के सामने सवाल क्या था? फेडरल कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या गवर्नर जनरल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉज को असेंट दे सकता है, बैक डेट से साइन कर सकता है? जो साइन उसने 1948 में करने थे वो 1955 में कर सकता है, आम अल्फाज में। बेसिकली फेडरल कोर्ट ने दो सवालात बनाए, दो क्वेश्चंस फ्रेम किए। पहला क्वेश्चन था वेदर द गवर्नर जनरल कुड बाय एन ऑर्डिनेंस वैलिडेट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1948 एंड वेदर, क्वेश्चन नंबर 2, एंड वेदर द गवर्नर जनरल कैन गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। फेडरल कोर्ट ने इन दोनों सवालों का जवाब नेगेटिव में दिया। मुख्तसर अल्फाज में फेडरल कोर्ट ने यह करार दिया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, बैक डेट से गवर्नर जनरल लॉज को, एक्ट्स को असेंट नहीं दे सकता, लॉज को वैलिडेट नहीं कर सकता। और उसकी वजह यह बताई गई कि ये जो लॉज हैं, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के लॉज हैं, ये आम लॉज नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के लॉज जो हैं उनको ऑर्डिनेंस के तहत अमेंड नहीं किया जा सकता, ऑर्डिनेंस के तहत वैलिडेट नहीं किया जा सकता, वो ऑर्डिनेंस की कॉम्पिटेंस से ही बाहर है। जो कंक्लूजन था फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरल कोर्ट का सॉरी, वो ये था, जो जजमेंट की वर्डिंग है, thus the governor general had no authority to act under section 92A and governor derived no power to legislate from a proclamation under that section. Accordingly, the Sindh Gundas Act was ultra vires and no action under it could be taken against the appellants. That being so, the detention of the appellants in jail is illegal. वो जो उनकी डिटेंशन थी, वो जो गिरफ्तारी हुई थी इन 3 लोगों की, उसको इलीगल करार दे दिया। मैं बहुत मुख्तसर अल्फाज में इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ, सम अप करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट एक्ट 1948। बेसिकली जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ओरिजिनली था उसमें 31 मार्च 1948 तक गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार था कि वो बाय ऑर्डर इसको अमेंड कर सके। ये इंडियन इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट एक्ट 1948 के तहत ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया था 31 मार्च 1949 तक। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट एक्ट 1948 ने गवर्नर जनरल को ये इख्तियार दिया, जिसको इस्तेमाल करते हुए गवर्नर जनरल ने 26 जुलाई 1948 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेक्शन 92A ऐड कर दिया, जिसके तहत गवर्नर जनरल अगर चाहता तो प्रोविंशियल गवर्नर्स को यह इख्तियार दे सकता था कि वो लॉज खुद बनाए, लेजिस्लेशन खुद करें। तो 92A जो सेक्शन था उसके तहत दिए गए इख्तियार को गवर्नर सिंध ने इस्तेमाल करते हुए ये सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट बनाया। तो जब जो सबसे पेरेंट लेजिस्लेशन थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1948, वो मौलवी तमीजुद्दीन खान केस के फैसले के नतीजे में इस वजह से इनवैलिडेट हो गया कि उस पर गवर्नर जनरल के साइन नहीं थे, तो सेक्शन 92A भी इनवैलिडेट हो गया और कॉन्सिक्वेंटली सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट भी इनवैलिडेट हो गया। तो जब गवर्नर जनरल ने इमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस 1955 के तहत बैक डेट से इंडियन इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट एक्ट 1948 को असेंट देने की कोशिश की, साइन करने की कोशिश की, तो फेडरल कोर्ट ने यह करार दिया कि गवर्नर जनरल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उस लॉ को वैलिडेट नहीं कर सकता,
बैक डेट से असेंट नहीं दे सकता। मैंने आपको शुरू में बताया कि इस इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नर जनरल ने आइन बनाने का इख्तियार भी खुद रख लिया था। फेडरल कोर्ट ने इस बारे में कोई रूलिंग नहीं दी कि गवर्नर जनरल के पास आइन बनाने का इख्तियार है या नहीं है, डेफिनेट रूलिंग नहीं दी, डेफिनेट, लेकिन इसका जिक्र जरूर किया। फेडरल कोर्ट ने इस बात पे हैरत का इजहार किया कि जब मौलवी तमीजुद्दीन केस की समाअत हो रही थी, प्रोसीडिंग्स हो रही थी, तो उस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ ये था, बेसिकली जो गवर्नर जनरल के वकील थे केनेथ डिप्लॉक, ये ब्रिटिश बैरिस्टर थे, ये मौलवी तमीजुद्दीन खान केस में मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल के वकील थे और ये बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड ऑफ अपील रहे। इन्होंने फेडरल कोर्ट को मौलवी तमीजुद्दीन केस में बताया था। मौलवी तमीजुद्दीन में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिसोल्यूशन का मसला था, उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग थी। तो डिप्लॉक ने गवर्नर जनरल के बिहाफ पे फेडरल कोर्ट को बताया था कि गवर्नर जनरल साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिसोल्यूशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन करवाएंगे, नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ताकि जो नया मुंतखब इदारा है वो पाकिस्तान का आइन बना सके। उसमें जो डिप्लॉक की और चीफ जस्टिस की कन्वर्सेशन हुई उसको भी यूसुफ पटेल में रिप्रोड्यूस किया गया। लेकिन फेडरल कोर्ट ने इस बात पे हैरत का इजहार किया कि उस वक्त तो गवर्नर जनरल साहब कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो उन्होंने डिसॉल्व कर दी है, इसकी डिसोल्यूशन को जायज़ करार दे दें, मैं नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दूंगा और उसके इलेक्शंस करवाऊंगा। बट अपनी उस पहली बात के बरक्स, अपनी पहली कमिटमेंट के अगेंस्ट गवर्नर जनरल साहब ने इस इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस 1955 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इख्तियार खुद को दे दिया है। इस पे उन्होंने कोई डेफिनेट रूलिंग नहीं दी क्योंकि ये उस जजमेंट के मुताबिक ये मैटर जो है वो उस केस के परव्यू से बाहर था। तो ये यूसुफ पटेल केस के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसके नतीजे में दो काम हुए। नंबर 1, वो तमाम लॉज जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास कर चुकी थी, गवर्नर जनरल के साइन नहीं थे और मौलवी तमीजुद्दीन खान केस के नतीजे में वो इनवैलिड हुए थे, एमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस 1955 के तहत जिनको वैलिडेट करने की कोशिश की गई थी, यूसुफ पटेल केस के नतीजे में वो फिर इनवैलिड हो गए और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्राइसिस मौलवी तमीजुद्दीन खान केस के नतीजे में पैदा हुआ, एमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस 1955 के तहत उसको ओवरकम किया गया। यूसुफ पटेल केस के नतीजे में वो क्राइसिस दोबारा पैदा हो गया। और दूसरा काम ये हुआ कि जो तीनों पिटिशनर थे इनको रिलीज कर दिया गया और सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये था यूसुफ पटेल केस। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में पाकिस्तान में आइन साजी के सफ़र में जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।